सर, मैं अभी आपने वर्गीकरण को लेकर के हमें बताया। सर, मैं इस वर्गीकरण के माध्यम से एक और जानकारी लेना चाहता हूँ, जो आज के राजनीतिक हालात हैं, वो इस चीज़ से कैसे रहेंगे? देखिए, कौन से राजनीतिक हालात? बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं आप? मैं दोनों तीनों की बात कर रहा हूँ, बहुजन राजनीति की बात कर रहा हूँ, प्लस सवर्ण राजनीति की बात कर रहा हूँ। देखिए, सवर्ण राजनीति की मैं आपको बताऊँ, सवर्ण राजनीति या मैं कहूँ सवर्ण राजनीति को लीड करने वाला जो संगठन है, आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे वो बोलते हैं, उसके कोर एजेंडे में ही ये चीज़ शामिल है कि दलितों का जो आरक्षण है, आप देखिए कि लंबे समय से जब से आरक्षण लागू हुआ, तब से ना तो उस संगठन ने किसी प्रकार का समर्थन किया है और ना ही बाकी सरकारों ने कभी कोई समर्थन किया है ना? आरक्षण की समीक्षा करने के लिए भी जो आरएसएस है उसके प्रमुख हैं, उन्होंने आप लगाइए 2016 में बिहार का जो चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा हो जानी चाहिए। तो आप लगाइए कि वो संगठन कभी भी आरक्षण की समीक्षा कराने की बात करता है या आरक्षण को कभी समर्थन नहीं करता है। तो सवर्ण राजनीति के तो कोर एजेंडे में ही आरक्षण को खत्म कर देना शामिल है, मुझे ऐसा लगता है। अब मसला ये है कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, ये बहुजन जो समाज की जातियाँ हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज की जातियाँ हैं, अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि यूनाइट होकर के, इकट्ठे होकर के, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से इकट्ठे होकर के ये जो हक और अधिकार जो आरक्षण के रूप में मिला हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इसको बचाएं और इसको न सिर्फ बचाया जाए बल्कि इसको जो है प्रॉपर लागू कराने की लड़ाई लड़ी जाए। ये जिम्मेदारी या बहुजन समाज की जो जातियाँ हैं, उनके जो पार्टियाँ हैं, उनके संगठन है, सामाजिक संगठन है, शैक्षिक संगठन है, आर्थिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है और भी दूसरे किस्म के संगठन है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को मिल करके लड़ें। अगर इस लड़ाई को मिल करके नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी न सिर्फ इस रिजर्वेशन को बाईपास कर दिया जाएगा बल्कि रिजर्वेशन को ऐसे हाशिए पर डाल दिया जाएगा जिसके होने ना होने का भी कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए रिजर्वेशन मिलता कहाँ है? मैंने कहा सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की अगर बात करूँ तो एक समय पर रेलवे जो मंत्रालय है वो सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला एक मंत्रालय था। आज देखें पिछले 6 साल में रेलवे में सिर्फ 40,000 के आसपास जो है भर्तियां हुई हैं। 6 साल में 40,000 के आसपास भर्तियां हुई हैं। तो आप देखें जितने सारे काम है वो प्राइवेट फर्मों से जो कराए जा रहे हैं। निजीकरण उसका रेलवे का लगभग जो है पूरा कर दिया गया है। तो जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? आरक्षण क्या कहाँ मिलेगा आपको? तो आरक्षण नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक ये जातियाँ इकट्ठे होकर के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर अगर लड़ना शुरू नहीं करेंगे, इन अधिकारों को बचाने की लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये आरक्षण नहीं बचेगा। तो मैंने कहा आपसे फिर कह रहा हूँ कि आरक्षण सिर्फ एक जो है संसाधन का मसला नहीं है, आरक्षण मान, सम्मान और स्वाभिमान का मसला है। इसलिए इनको बचाने के लिए इन लोगों को, इन समाजों को लड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा इनके पास में कोई विकल्प नहीं है और इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तो धीरे धीरे करके आज एससी के आरक्षण वर्गीकरण की बात की गई है, ओबीसी में क्रीमी लेयर पहले ही लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी ओबीसी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के एक रोहिणी कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 कमीशन अब तक बना चुके हैं, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जो 79 जातियाँ हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हुकुम सिंह कमीशन बनाया उसने ये रिपोर्ट दी कि जो 79 जो ओबीसी समाज की जातियाँ हैं उनको 3 जगह बांट दिया जाएगा। 9% करके जो 27% रिजर्वेशन है उनको 3 जगह बांट देंगे और पहले जो पहला 9% जो रिजर्वेशन है उसमें 7 जातियों को रखेंगे, 9 जातियों को रखेंगे, उसके बाद दूसरे में 37 जातियों को रखेंगे, तीसरे में 33 जातियों को रखेंगे। ऐसे ही डिवाइडेशन की वकालत उस आयोग ने की है। हो सकता है कभी सरकारें इनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर लें या इनको लागू कर दें, तो वहाँ फिर ओबीसी समाज को भी इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो आज ओबीसी समाज अगर अनुसूचित जाति, एससी, एसटी समाज के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई में शामिल नहीं होता है, तो कल का जो उनका जो आरक्षण में जो बंटवारा होगा, जो कि तय है, उनका आरक्षण में इस तरीके का बंटवारा होगा। केंद्र सरकार ने भी एक कमीशन बनाया हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई, राज्य सरकार ने 2-2 कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो जब उनके आरक्षण में बंटवारा होगा तो हो सकता है दलित समाज उनके साथ खड़ा ना हो। इसीलिए ओबीसी समाज की जिम्मेदारी है कि वो दलित समाज की इस लड़ाई को, जो वर्गीकरण के विरोध में जो लड़ाई है, इसमें साथ खड़ा हो। उसके बाद मिल करके जो है एससी, एसटी, ओबीसी और तीनों के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ें। इसके अलावा इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। अगर ऐसे लोग इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और आरक्षण के आधार पर जो मिला है मुझे लगता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी। तो इससे तो काफ़ी नुकसान है और तो इस ज़रिए से मैं जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इसमें अच्छा खासा जो एससी और एसटी ओबीसी के लिए काफ़ी नुकसान है। तो सर मैं एक और जानकारी लेता हूँ जैसे कि इस अहम को चलाने वाले सबसे ज़्यादा हमारे बैकवर्ड समाज से महापुरुष थे, लेकिन आज बैकवर्ड समाज से कोई आगे क्यों नहीं आना चाहता है? देखिए, ये जो मूवमेंट था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, इसको शुरू करने वाले तथागत बुद्ध थे। तथागत बुद्ध ने ही सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई सबसे पहले लड़ी। उसके बाद तमाम महापुरुष में शामिल हुए। मध्यकाल में आकर के संत कबीर ने जो है आध्यात्म माध्यम से लड़ाई लड़ी, संत रैदास जी ने लड़ी। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर आए, ज्योतिबा फूले साहब ने लड़ी, पेरियार साहब ने लड़ी है।
उसके बाद मान्यवर कांशीराम आए, रामस्वरूप वर्मा जी आए, सर छोटू राम जी आए। यानी कि एक बहुत लंबा कारवां है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज से आता है। अब देखें, तथागत बुद्ध जिस जाति में आए वो आज ओबीसी में जाती है, शाक्य जाति। उसके बाद ज्योतिबा फूले माली जाति से आते हैं, वो ओबीसी में आती है। पेरियार जो है वो गढ़िया समाज से ओबीसी में आती है। उसके बाद कबीरदास जी को जो है ओबीसी जाति में आते हैं। उसके बाद आप देखें रामस्वरूप वर्मा जी ओबीसी में आते हैं, सर छोटू राम जी ओबीसी में आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी। अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं तो बाकी ये पूरा कारवां जो था सिर्फ ओबीसी समाज का कारवां था। जी। एक मजबूत जो है व्यक्ति के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर इसमें जुड़े, और उसके बाद ये कारवां जो आगे बढ़ा। आज इस कारवां को मैं देख रहा हूँ कि जाति के आधार पर बहुत साजिश के तहत जो समाज बांट दिए गए, SC ST OBC, SC में भी बहुत सारी जातियों को अलग बांट दिया गया है, OBC में भी पिछड़ा अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा करके बहुत जगह बांट दिया गया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक इकट्ठा होकर के ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक इस लड़ाई को जीतने का कोई मतलब नहीं है। जी। और इकट्ठा होकर लड़ने के अलावा इन जातियों के पास, इन समाजों के पास, जो SC ST OBC अपने आप को बहुजन बोलते हैं सारे लोग मिलकर के, मान्यवर कांशीराम ने 85% को इकट्ठा करके बहुजन बनाया, तो जब तक ये बहुजन इकट्ठा होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक ये अल्पजन ही बने रहेंगे। बहुजन तब बनेंगे जब ये इकट्ठा हो जाएंगे प्रतिशत, जी। 185%। और जब ये इकट्ठा हो जाएंगे तब किसी लड़ाई को, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या धार्मिक हो, या शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी लड़ाई हो, तब ये उस लड़ाई को जीत पाएंगे। उससे पहले इस लड़ाई को जीतने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का कोई विकल्प नहीं बनता। इनके पास कोई विकल्प है ही नहीं इस लड़ाई को इकट्ठे मिलकर के लड़ने के अलावा। जी। जैसे कि सर जो हमारे महापुरुषों ने इस पहल को पूरा किया, और हम आज देख रहे हैं जो तमाम दलें, तमाम लोग जो हैं ये बोले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं। तो इस चीज़ से बता, हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है किस आधार पर बनेगा? या पहले तो जाति प्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसे हमें थोड़ा बताने का काम करें। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के कहा है कि हिंदू राष्ट्र अपने आप में एक मिथक है, और हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू यूनाइट नहीं है, वो अलग अलग जातियों में बिखरा हुआ समूह है। और हिंदू कुछ भी कहें, कोई भी तर्क दें, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए, जो निचली जाति है, दलितों के लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा, इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और अब चूंकि हिंदू राष्ट्र के बारे में जो कहा जाता है, मैं आपको बताऊं कि भारत में जब संविधान बना तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जो भावना थी, यानी सेकुलरिज्म जो लाया गया, हमने अपने राष्ट्र को जब राष्ट्र बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा है कि भारत कोई अभी एक राष्ट्र नहीं है, एक राष्ट्र बनने की तरफ, एक प्रक्रिया की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगर हम आज 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं संविधान सभा में कि आज हमने ये संविधान लागू करके राजनीतिक तौर से तो एक कर दिया है लोगों को, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर से अभी भी एक नहीं है। और जब तक सामाजिक और आर्थिक तौर से एक नहीं होंगे तब तक राजनीतिक तौर से एक होने का कोई मतलब नहीं है। अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है, उन समाजों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक और आर्थिक तौर से भी लोगों को एक करें, वरना किसी भी तरीके की राष्ट्र बनने की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं वो सपना हमारा कभी पूरा नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र एक पॉलिटिकल एक कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि बड़ी हिंदुओं की संख्या को एक दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है भड़का करके उनका एकत्रीकरण, या मैं कहूँ कि बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करके जो है सत्ता में बैठे रहना एक वर्ग का जो उद्देश्य है, यही हिंदू राष्ट्र है। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं। जी, जैसे कि आपने अभी बताया बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर सूबे का सबसे बड़ा एक उत्तर प्रदेश है, तो उसके अंदर एक दलित राजनीति रही। उसमें बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार रही हैं, लेकिन उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा काम किया। लेकिन आज की सरकारें इस पहलू पर काम नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा सरकारें अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम करती हैं, सरकारें समाज के लिए भी काम करती हैं, है ना। सरकार की जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो ये होनी चाहिए कि जो सर्व समाज है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उसको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, इसीलिए जाति की राजनीति भारत में हमेशा से हावी रही है। तो जाति की राजनीति जब हावी है तो मुझे लगता है कि जब बहन जी जब सरकार में थी, तो चूंकि निचले वर्ग को तो अभी अपने विकास के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, तो उनके लिए उन्होंने काम किया। बाकी जो दूसरी जातियों की सरकारें जब आ जाती हैं तो वो अपने हिसाब से काम करती हैं। तो उन महापुरुषों को या उस विचारधारा को, दलितों के, मैं कहता हूँ कि वो जो एक विकास का जो काम है उनको हाशिए पर डालने का काम कर दिया जाता है। तो इसीलिए वो विकास का काम आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विचारधारा का टकराव है।